Dear students, so this is the second part of the story Sparrows. In the first part, we came to know about the main character, the protagonist of the story, रहीम खान. So पहले पार्ट में हमें रहीम खान के बारे में पता चला. हमने देखा रहीम खान ऐसा व्यक्ति था जिससे सारे डरते थे, सारे उससे नफरत करते थे. और फिर हमने बाद में उसकी बैकग्राउंड स्टोरी पढ़ी, उसमें हमें थोड़ा पता चला कि जवानी के समय वो ऐसा नहीं था. ठीक है, तब उसके दो सपने थे. वो सर्कस ज्वाइन करना चाहता था और इसके अलावा राधा नाम की एक लड़की से शादी करना चाहता था. सो उसके दोनों जो सपने हैं वो चूर हो गए. उसके पेरेंट्स ने उसकी बात नहीं मानी, उसको ना सर्कस ज्वाइन करने दी, ना ही उसकी शादी राधा से हुई, किसी और लड़की से उसकी शादी हुई. तो ये सब हमने पढ़ा था फर्स्ट पार्ट में. इसका क्या नतीजा हुआ, रहीम खान पे क्या असर हुआ और औरों लोगों की ज़िंदगी पे क्या असर हुआ जो रहीम खान के आसपास थे, तो वो हम पढ़ेंगे इन दिस पार्ट ऑफ द स्टोरी. सो लेट्स बिगिन. और यहाँ तक हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ लिया था कि कैसे जो उसकी शादी उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो जाती है, और शादी के बाद जब वो पहली बार अपनी वाइफ के पास जाता है तो तब उसके मन में क्या ख्याल होते हैं. सो स्टार्ट फ्रॉम हेयर. एट दैट वेरी मोमेंट, और उसी क्षण, स्टैंडिंग ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ द रूम, सो थ्रेशोल्ड पे, दहलीज पे कमरे की खड़े हुए, वेयर इज़ वाइफ अवेटेड हिम, जहाँ पे उसकी पत्नी इंतज़ार कर रही थी. मच एज ए शीप अवेट्स द बुचर, और जैसे कि एक जो शीप है, एक भेड़ बुचर को, कसाई का इंतज़ार कर रही होती है, जैसे उसे पता होता है कि मैंने कट जाना है. रहीम खान मेड ए टेरिबल रिजॉल्व, रहीम खान ने एक भयानक रिजॉल्व किया, फ़ैसला किया, टू अवेंज हिमसेल्फ, अपना बदला लेने के लिए, ऑन हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के साथ, हिज फैमिली, अपने परिवार के प्रति, ऑन सोसाइटी, समाज के प्रति. तो उसने मन ही मन फ़ैसला किया कि मैं अपने पेरेंट्स से, अपने परिवार से, अपने पूरे समाज से मैं बदला लूँगा. ही हेल्ड देम ऑल रिस्पॉन्सिबल, वो उन सबको ज़िम्मेदार मानता था, फॉर द फ्रस्ट्रेशन ऑफ हिज लाइफ्स ड्रीम्स, अपनी ज़िंदगी के सपनों की फ्रस्ट्रेशन के लिए, उनके टूटने के लिए, उनकी परेशानी के लिए वो इन सबको ज़िम्मेदार मानता था. एंड इन इज़ कन्फ्यूज्ड इलॉजिकल माइंड, और उसके जो कन्फ्यूज्ड, उलझन में डूबा हुआ, इलॉजिकल, तर्कहीन जो उसका माइंड था, उसका जो दिमाग था, ही रिगार्डेड इज़ ब्राइड एज द सिंबल ऑफ परसिक्यूशन, और उसने अपनी पत्नी को इसका सिंबल माना, चिन्ह माना, और परसिक्यूशन टू विच ही हैड बीन सब्जेक्टेड. सो जो परसिक्यूशन, जो अत्याचार उसके ऊपर हुआ है, सो उसका चिन्ह मान लिया कि ये मेरे चिन्ह का प्रतीक है कि मेरे ऊपर ये अत्याचार किया गया है, इस पत्नी को मेरे साथ इसकी शादी करके, इस लड़की की. ऑन हर ही वुड रीक हिज वेंजेंस, और उसके ऊपर वो अपनी वेंजेंस, अपना बदला रीक करेगा, उस पर अपना बदला गुस्से से लेगा उसके साथ. आयरन एंटर्ड हिज हिदर टू काइंडली सोल, और उसकी जो हिदर टू मतलब टिल देन, तब तक जो काइंडली सोल थी, दयालु आत्मा थी, उसमें आयरन जैसे घुस गया, जैसे लोहा उसमें घुस गया, मतलब कठोर हो गई, बहुत पत्थर बन गई उसकी आत्मा जो पहले तो दयालु थी. एज ही रूडली पुश्ड ओपन द डोर, जब उसने रूडली, उसने बहुत बेरुखी से, बहुत रूखेपन से दरवाज़े को पुश किया, दरवाज़ा खोला जहाँ पे उसकी पत्नी उसका इंतज़ार कर रही थी. तो वो पहले घबराई हुई बैठी थी, और उसी दिन अपनी पत्नी के पास जाने से पहले ही उसने मन में ये ठान लिया, उसने ये मान लिया कि उसकी जो पत्नी है वो, उस पर जो किया गया अत्याचार है, जो समाज ने, उसके परिवार ने, उसके पेरेंट्स ने उसके ऊपर जो अत्याचार किया है, उसके सपनों को तोड़ा है, तो उसका ये जो चिन्ह है वो ये मेरी पत्नी है, इसी की वजह से सब कुछ हुआ है. और उसने फ़ैसला कर लिया. अभी तक तो उसकी सोल काइंडली थी, अभी तक तो वो बड़ा दयालु व्यक्ति था, लेकिन उस क्षण से ही उसने फ़ैसला कर लिया कि मैं अपने सारे प्रतिशोध, सारे जो बदला है, मैं इसी से लूँगा, इसी पे अपना सारा गुस्सा निकालूंगा. और उसकी जो मन था वो कठोर हो गया, आयरन जैसा बन गया, लोहे जैसा, पत्थर जैसा बन गया. दैट वॉज 30 years ago, और ये 30 साल पहले की बात है. रहीम खान रिफ्लेक्ट कर रहा था, सोच रहा था, याद कर रहा था. एज ही ले देयर, जबकि वो लेटा हुआ था, ऑन इज कोट के ऊपर, चारपाई के ऊपर, इन द डार्क हट, अंधेरी झोंपड़ी के अंदर. एंड हैडंट ही हैड इज रिवेंज, और क्या उसने बदला नहीं लिया. फॉर 30 years, और 30 सालों तक, ही हैड इल ट्रीटेड इज़ वाइफ, उसने अपनी पत्नी को इल ट्रीट किया, बुरा व्यवहार किया अपनी पत्नी के साथ. हिज चिल्ड्रन, अपने बच्चों के साथ. एंड हिज बुलक्स, और अपने बुलक्स के साथ, बैलों के साथ.
क्वर्ल्ड विद एवरीवन इन द विलेज, गांव में सभी के साथ क्वर्ल की, लड़ाई की सभी के साथ, एंड मेड हिमसेल्फ द मोस्ट हेटेड पर्सन, और ख़ुद को सबसे ज़्यादा नफ़रत योग इंसान बनाया इन द होल कम्युनिटी, पूरी कम्युनिटी में, पूरे समाज में, पूरे अपने गांव में सबसे ज़्यादा खुद को नफ़रत करने योग्य व्यक्ति बनाया उसने। द थॉट ऑफ बीइंग सो यूनिवर्सली डिटेस्टेड, और ये जो थॉट है, ये जो विचार है कि यूनिवर्सली की सारी दुनिया में वो डिटेस्टेड है, नफ़रत की जाती है, हेटेड पर्सन है वो, गेव हिम ग्रिम सेटिस्फेक्शन, उससे उसे एक ग्रिम सेटिस्फेक्शन उसे मिलती थी, एक भयानक संतुष्टि मिलती थी उसे इस बात में। और यही बताया, सारी बैकग्राउंड स्टोरी बताई कैसे उसके दो एम थे, दो उसके एम्बिशंस थे, और एक सर्कस ज्वाइन करना चाहता था, एक वो राधा नाम की लड़की से शादी करना चाहता था। और यही देखा कि कैसे उसके सपनों को चूर कर दिया गया, उसके पेरेंट्स ने दोनों सपने तोड़ दिए, और लेकिन उसने इस सब के लिए ज़िम्मेदार अपनी पत्नी को माना, और शादी वाले दिन ही अपनी पत्नी के पास जाने से पहले ही उसने मन में ठान लिया कि इसी पे मैंने अपना सारा गुस्सा भी निकालना है। और उसने ना सिर्फ अपनी पत्नी से बदला लिया, पत्नी के ऊपर अत्याचार किया, अपने बच्चों पे, अपने बैलों पे किया, सभी के साथ लड़ने लगा। पहले तो बहुत काइंड था, बड़ा दयालु व्यक्ति था, और टोटली वो बदल गया, और उसने अपने आप को नफ़रत योग इंसान बना लिया, और उल्टा उसे खुशी होती थी, मज़ा आता था ये जान के कि हर कोई मेरे से नफ़रत करता है। नो वन इन द विलेज, ऑफ कोर्स, और ऑफ कोर्स इसमें कोई शक नहीं, बेशक कि कोई भी जो गांव का व्यक्ति था अंडरस्टूड, इसको समझ पाया, और ट्राइड टू अंडरस्टैंड, यहाँ समझने की कोशिश की किसी ने, द रीजंस फॉर दिस स्ट्रेंज ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो कारण थे इस स्ट्रेंज अजीब सी ट्रांसफॉर्मेशन के, बदलाव के, ऑफ द चेयरफुल एंड काइंड यंग मैन, की ये जो चेयरफुल खुश रहने वाला दयालु नौजवान था, इनटू द बीस्ट दैट ही हैड बिकम, और जो बीस्ट एनिमल बन गया था। तो ये क्यों हुआ, इसको ना तो कोई समझ पाया और ना ही किसी ने समझने की कोशिश की कि इतना चेंज कैसे आ गई, ऐसा यंग मैन जो कि इतना काइंड था, दयालु था, और अब इस तरह का बन गया। तो किसी ने भी ज़्यादा चिंता नहीं की इसके बारे में सोचने की। एट फर्स्ट द एटीट्यूड टुवर्ड्स हिम, और शुरू में तो जो उनका एटीट्यूड था, रवैया था उसके प्रति, वाज वन ऑफ एस्टोनिश्ड हॉस्टिलिटी। सो वो एस्टोनिश्ड, हैरानी जनक, हॉस्टिलिटी, वैर, विरोध वाला था। बट लेटर, लेकिन बाद में, इट चेंज्ड इनटू इनडिफरेंस, वो इनडिफरेंस में तब्दील हो गया, बेपरवाही में बदल गया, मिंगल्ड विद फियर, और जो कि डर से मिंगल्ड थी, डर के साथ मिक्स्ड थी, तो डरते भी थे और थोड़ा उसके बारे में ज़्यादा परवाह करनी भी बंद कर दी उन्होंने। ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड सिंपैथी ही रिसीव नन, और जहाँ तक अंडरस्टैंडिंग की, समझने की और सिंपैथी की, हमदर्दी की बात है, ही रिसीव नन, उसको कुछ नहीं मिली, किसी से हमदर्दी नहीं मिली। शन्ड बाय एवरीवन, सो जब सभी ने उसको शन कर दिया, उसको एवॉइड कर दिया, अपने से दूर कर दिया, और विद ए बिटरनेस एवर नॉइंग एट हिज हार्ट, और ऐसी बिटरनेस, करवाहट, जो कि नॉइंग मतलब अंदर ही अंदर चबाती है, अंदर ही अंदर तकलीफ़ देती है दिल में। रहीम खान सॉट कंसोलेशन, सो रहीम खान ने कंसोलेशन लेने की कोशिश की, सांत्वना लेने की कोशिश की, आराम लेने की कोशिश की, इन द अनक्वेश्चनड अथॉरिटी, सो जो अनक्वेश्चनड अथॉरिटी थी, बिना सवाल वाला उसका जो रोब था, कंट्रोल था ओवर हिज वाइफ, उसकी पत्नी के ऊपर, विच सोसाइटी अलाउड हिम, और सोसाइटी जो उसको अलाउ करती थी। और ये भी समाज की विडंबना है कि और तो आप किसी से कुछ नहीं कर सकते हो, और अपनी पत्नी पे वो कहता कि इसको पूरी आज़ादी थी, समाज ने भी आज़ादी दी थी कि अपनी पत्नी पे जैसा मर्जी हुक्म चलाओ, रोब चलाओ, मारो पीटो, अनक्वेश्चन अथॉरिटी थी, कोई सवाल नहीं था उसके ऊपर। तो इसी में उसको संतुष्टि थी। सो अपना सारा जो गुस्सा था, कोई इसको कहने वाला नहीं था कि अपनी पत्नी को क्यों मार रहे हो, उस पर गुस्सा क्यों निकाल रहे हो, और सारा गुस्सा उसने उसी पे निकाल दिया। फॉर 30 ईयर्स, और 30 सालों तक, हिज वाइफ हैड सबमिटेड टू हिज परसिक्यूशन, उसकी जो पत्नी ने, जो उसकी जो परसिक्यूशन थी, अत्याचार था, उसके आगे वो समर्पित रही, झुकी रही, विद द स्लेव लाइक डोसिलिटी, और स्लेव लाइक, गुलामों जैसी डोसिलिटी, मतलब चुपचाप मानते रहना, चुपचाप कहना मानना। तो इस ढंग से गुलामों की तरह वो उसके आगे झुकी रही। दैट इज़ द बैज ऑफ अ ट्राइब, और ये उसकी ट्राइब का, उसकी जाति का बैज है, चिन्ह है। सो उसकी जाति का मतलब औरत जाति का ये एक चिन्ह ही है कि औरत जो है वो चुपचाप जुल्म सहती रहती है। सो यही राइटर का कहना है यहाँ पे। सो लेटली, बाद में, इंडीड, असल में ही, शी हैड बिकम सो यूज्ड टू कॉर्पोरल चेस्टाइसमेंट,
तो वो इतनी यूज टू हो गई थी, उसको इतनी आदत पड़ गई कॉर्पोरल चेस्टाइजमेंट की, शारीरिक दंड की, दैट इट सीम्ड अननेचुरल, कि उसको अननेचुरल लगता था, अप्राकृतिक लगता था, अजीब सा लगता था। इफ़ ए होल वीक पास्ट, यदि पूरा हफ्ता गुजर जाए विदाउट ए बीटिंग, बिना बीटिंग के, बिना मार खाए पूरा हफ्ता यदि कभी बीत जाता था तो बड़ी उसको हैरानी होती थी, इतनी उसको आदत पड़ गई थी मार खाने की। तो रहीम खान बीटिंग इज़ वाइफ, और रहीम खान के लिए अपनी पत्नी को मारना पीटना हैड बिकम ए पार्ट ऑफ हिज एवरीडे एग्जिस्टेंस। उसके रोज़ की जो एग्जिस्टेंस है, रोज़ की जो उसकी जीवन है, उसका उसका हिस्सा बन गया था। एज स्लीप गैदर्ड राउंड हिम, और जब नींद उसके आसपास मंडराई, नींद आने लगी उसे, हिज लास्ट थॉट वाज, उसकी जो आखिरी विचार था कि वेदर ही वुड बी एबल टू एंड्योर ए लाइफ, कि क्या वो ये ज़िंदगी एंड्योर कर पाएगा, बर्दाश्त कर पाएगा इस तरह का जो जीवन है, विदाउट हैविंग एन अपॉर्चुनिटी, तो जिसमें उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, मौका नहीं मिलेगा ऑफ इंडल्जिंग इन व्हाट हैड नाउ बिकम हिज सेकंड नेचर, कि जो अब उसकी एक सेकंड नेचर, अब बड़ी प्राकृतिक आदत बन गई थी उसकी इंडल्ज होने की, सो उसमें लिप्त होने का उसको मौका नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ वो सोच रहा था। इट वॉज परहैप्स द ओनली मोमेंट, और शायद यही वो अकेला क्षण था, वैन रहीम खान हैड ए फीलिंग, जब रहीम खान के अंदर ये फीलिंग आई, ऐसा एहसास आया, नॉट एग्जैक्टली ऑफ अफेक्शन फॉर हिज वाइफ, वो एग्जैक्टली ये नहीं कह सकते कि अफेक्शन का भाव आया, प्यार आया उससे अपनी पत्नी पे, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, बट ऑफ लोनलीनेस विदाउट हर, बल्कि सिर्फ ये कह सकते हैं कि लोनलीनेस, थोड़ा अकेलापन उसे ज़रूर लगा उसके बगैर। नेवर बिफोर हैड ही रियलाइज, इससे पहले कभी उसने ये एहसास नहीं किया था, हाउ मच द वुमेन ही हेटेड, कि वो जो औरत जिसको वो इतना हेट करता था, नफरत करता था, वॉज ए पार्ट ऑफ हिज लाइफ, वो किस तरह उसकी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा थी। तो इसका उसको एहसास कभी हुआ ही नहीं था। और यही यहाँ पे बताया गया कि जब कोई हमारे पास होता है तो उसका एहसास हमें नहीं होता कि वो कितना हमारे लिए ज़रूरी है, हमारे लिए वो कितना कीमती है। और जब वो चला जाता है, हालांकि रहीम खान को अभी कोई उससे कोई प्यार तो नहीं हुआ, पत्नी से प्यार तो कभी था ही नहीं उसको, हाँ थोड़ा सा उसको अकेलापन ज़रूर महसूस हुआ। और ये जो सारी जो हमने स्टोरी देखी है, सारी बैकग्राउंड में चल रही है। सो रहीम खान अकेला लेटा हुआ है अपनी चारपाई के ऊपर, और अपना पुराना जो पिछले 30 साल की ज़िंदगी है सब उसके बारे में सोच रहा है कि कैसे वो जवानी में किस तरह का था, बाद में क्या क्या घटनाएं हुई, किस तरह उसकी शादी हुई, और किस तरह उसने बदला लिया अपनी पत्नी के ऊपर। सो पिछले 30 साल में क्या क्या हुआ, वही वो विचार कर रहा था यहाँ तक। व्हेन ही अवोक, और जब वो उठा, इट वाज ऑलरेडी लेट फोरनून, सो ऑलरेडी लेट फोरनून हो चुका था। फोरनून मतलब दोपहर के थोड़ा सा पहले का समय जो। एंड ही स्टार्टेड द डे, और उसने दिन की शुरुआत की बाय कर्सिंग हिज वाइफ, अपनी पत्नी को गाली दे के। और इट वॉज शी हु यूज टू वेक हिम अप, क्योंकि वही थी जो उसको उठाती थी अर्ली एवरी मॉर्निंग, हर सुबह जल्दी उठाती थी उसकी पत्नी। सो आज उसकी पत्नी थी नहीं तो वो जल्दी उठ नहीं पाया, और इसलिए उठते सार ही उसने अपनी पत्नी को गाली देनी शुरू कर दी। बट ही वॉज इन नो ग्रेट हरी टुडे, लेकिन आज कोई ज़्यादा जल्दी नहीं थी उसे। लेजीली ही गॉट अप, सो लेजीली, सुस्ती के साथ वो उठा। एंड आफ्टर हिज एब्ल्यूशंस, और अपनी एब्ल्यूशंस के बाद, नहाने धोने के बाद, मिल्क द गोट्स, उसने गोट्स को मिल्क किया, दूध निकाला, फॉर इज ब्रेकफास्ट, अपने ब्रेकफास्ट के लिए, अपने नाश्ते के लिए, विच कंसिस्टेड ऑफ द रिमेन्स ऑफ द प्रीवियस डेज चपातीस। और ब्रेकफास्ट में उसके क्या था, जो प्रीवियस डेज़ की, पिछले दिन की जो बची हुई रोटियां थी, सोक्ड इन द फ्रेश मिल्क, ताज़े दूध में उसको डुबो के उसने खाया। देन ही सैट डाउन फॉर ए स्मोक, और फिर वो स्मोक के लिए, हुक्का पीने के लिए बैठ गया, विद इज़ बिलव्ड हुक्का बिसाइड हिम, उसके पास ही उसका प्यारा हुक्का पड़ा था। नाउ द हट वॉज वार्म, अब जो हट थी थोड़ी वार्म हो गई थी, थोड़ी हल्की हल्की गर्म हो गई थी। एंड ए लाइट, और रोशनी आ गई थी, विद रेज ऑफ द सन, और जो सूरज की किरणें थी, स्ट्रीमिंग इन थ्रू द ओपन विंडो, खुली खिड़की से वो अंदर दाखिल हो रही थी। इन ए कॉर्नर, एक कोने में, दे रिवील्ड सम कॉबवेब्स, और कुछ कॉबवेब्स, कुछ मकड़ी के जाले नज़र आ रहे थे सूरज की किरणों में। एंड हैविंग ऑलरेडी डिसाइडेड टू एबसेंट हिमसेल्फ, और उसने पहले ही फैसला कर लिया था कि मैं खुद को एबसेंट करूँगा, मैं नहीं जाऊँगा फ्रॉम हिज फील्ड्स, अपने फील्ड से एबसेंट होने का फ़ैसला कर लिया था, कि उसने सोचा आज खेतों को नहीं जाऊँगा। ही थॉट ही वुड टाइडी हिज हट, उसने सोचा मैं अपनी हट को टाइडी करता हूँ, साफ़ करता हूँ अपनी झोंपड़ी को। टाइंग सम रैग्स टू द एंड ऑफ द लॉन्ग पोल, और कुछ रैग्स, कुछ फटी कपड़े को
लॉन्ग पोल एक लंबे डंडे के साथ उसने बांधा। ही वॉज अबाउट टू रिमूव द कॉबवेब्स, और वो कॉबवेब्स को, मकड़ी के जालों को हटाने ही लगा था। व्हेन ही सॉ ए नेस्ट इन द थैच्ड रूफ, जब उसने एक नेस्ट देखा, एक घोंसला देखा थैच्ड रूफ में, तो जो घास फूस से बनी हुई जो कच्ची छत थी झोंपड़ी की, सो उस छत में एक घोंसला बना हुआ था। टू स्पैरोज वर फ्लटरिंग इन एंड आउट, और दो स्पैरोज थी, दो चिड़ियाँ थी जो फ्लटर कर रही थी, फड़फड़ाती हुई अंदर और बाहर आ रही थी। ट्विटरिंग कॉन्स्टेंटली, और ट्विटर कर रही थी, चहचहा रही थी लगातार, निरंतर। सो कहानी का टाइटल ही स्पैरोज है, और अब यहाँ पे स्पैरोज की बात शुरू हो रही है। हिज फर्स्ट इम्पल्स वाज टू रेक द नेस्ट, और उसकी जो पहली इम्पल्स थी, सो पहली जो फीलिंग थी मन में, जो पहला विचार आया, वो ये था कि टू रेक द नेस्ट, कि इस नेस्ट को, घोंसले को रेक कर दूँ, तबाह कर दूँ, डिस्ट्रॉय कर दूँ। विद वन स्ट्रोक ऑफ हिज पोल, तो एक ही वार से, अपने पोल के, उसके डंडे की वार से उसको तोड़ दूँ। बट समथिंग विद इन हिम, लेकिन कोई चीज़ ऐसी थी उसके अंदर, मेड हिम डिजिस्ट, जो जिसने उसको डिजिस्ट कराया, उसको रोका ऐसा करने से। थ्रोइंग डाउन द पोल, और पोल को, डंडे को फेंक के, ही ब्रॉट अ स्टूल, वो एक स्टूल ले आया। एंड क्लाइंब्ड अप ऑन इट, और उसके ऊपर वो चढ़ गया। टू गेट ए बेटर व्यू ऑफ द स्पैरोज होम, सो स्पैरो के घर को, उसका बेटर व्यू लेने के लिए, थोड़ा अच्छे ढंग से घोंसले को देखने के लिए, तो वो उसके ऊपर चढ़ गया। टू लिटिल फेदरलेस माइट्स, और दो फेदरलेस, बिना पंखों वाले माइट्स, स्मॉल क्रीचर्स, छोटे छोटे जीव, तो उसके बच्चे, उनके चिड़ियों के छोटे छोटे, ऑफ रेड फ्लैश, लाल जैसे मांस के टुकड़े हों। बेबी स्पैरोज, और बेबी स्पैरोज थी, बच्चे थे। हार्डली ए डे ओल्ड, मुश्किल से एक दिन की उम्र के होंगे, नवजात बच्चे थे। ले इनसाइड, वो उसके अंदर पड़े हुए थे, घोंसले के अंदर पड़े हुए थे। वाइल द पेरेंट्स हॉवर्ड, और जबकि उनके जो पेरेंट्स थे, जो उनके माता पिता थे, चिड़ियाँ थी जो, वो हॉवर कर रही थी, मंडरा रही थी, राउंड रहीम खान फेस, रहीम खान के चेहरे के आसपास। स्क्रीमिंग थ्रेटनिंगली, और जैसे वो चीख रही थी, थ्रेटनिंगली जैसे धमका रही हूँ। ही बियरली हैड ए ग्लिम्स, और बियरली मुश्किल से एक ग्लिम्स, एक झलक उसने देखी, ऑफ द इनसाइड ऑफ द नेस्ट, नेस्ट के अंदर की, घोंसले के अंदर की। व्हेन द मदर स्पैरो अटैक्ड हिम, जबकि जो मदर स्पैरो थी, मादा माँ जो चिड़िया थी, उसने उस पर अटैक कर दिया। ओ डैम यू विक्सन, तो उसने कहा, ओ बुरी औरत, यू मस्ट हैव प्लक्ड आउट माई आई, तुमने तो मेरी आँख ही निकाल देनी थी। एक्सक्लेम रहीम खान ने एक्सक्लेम किया, वो बोला, विद इज़ करेक्टरिस्टिक हॉलो लाफ, और उसका जो करेक्टरिस्टिक, आदत के अनुसार जो उसका हॉलो, खोखला लाफ, खोखली हंसी हंसा, तो जैसी झूठी सी हंसी होती है, मतलब इस तरह की खोखली सी हंसी हंसा। एंड क्लाइम्ड डाउन फ्रॉम हिज पर्च, और अपनी पर्च से, मतलब ऊंचाई से वो नीचे उतर के आ गया, स्टूल से नीचे उतर के आ गया। ही वॉज स्ट्रेंजली अम्यूज, और वो अजीब से तरीके से अम्यूज महसूस हुआ, उसे उसे खुशी सी थोड़ी महसूस हुई, आनंद महसूस हुआ। बाय द लिटिल बर्ड्स हीरोइक एफर्ट्स, उस छोटे से पक्षी की हीरोइक एफर्ट्स देख के, साहसिक उसकी कोशिश देख के, टू सेव आवर होम एंड चिल्ड्रन, अपने घर को और अपने बच्चों को बचाने की जो उसने साहसिक कोशिश की। हालांकि एक छोटा सा पक्षी, और वो डरा नहीं, उसे लगा कि मेरे बच्चों को नुकसान ना पहुंचा दे ये आदमी, तो उसके चेहरे की और उसने अटैक करने की जैसे कोशिश की, तो उसे बड़ा अच्छा लगा ये। द स्पैरोज नेस्ट सफ़र्ड नो हार्म दैट डे, और जो स्पैरो का जो नेस्ट था, जो घोंसला था, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा उस दिन। एंड पीस रीन्ड इन रहीम खान हट, और जो पीस थी वो रीन्ड, रूल्ड, और शांति का राज्य रहा रहीम खान की हट में, उसकी झोंपड़ी में उस दिन। नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही रिज्यूम्ड हिज डेली वर्क, उसने अपना रोज़ का जो काम है वो करना शुरू कर दिया। तो पिछले दिन, तो पहले दिन तो नहीं गया था खेत में, अगले दिन फिर गया। स्टिल नो वन टॉक टू हिम, अभी भी कोई उससे बात नहीं कर रहा था, इन द विलेज, गांव में। फ्रॉम मॉर्निंग टिल लेट इन द आफ्टरनून, और सुबह से लेके लेट आफ्टरनून तक, देर दोपहर तक, ही वो टॉयल इन द फील्ड, वो फील्ड में, खेत में टॉयल करता था, कड़ी मेहनत करता था। प्लोइंग द फुर्रो, और जो फुर्रो था, जो हल था, उसको प्लो करता था, हल चलाता था। वाटरिंग द क्रॉप्स, क्रॉप्स को, अपनी फसलों को पानी देता था। बट ही रिटर्न होम बिफोर सनसेट, लेकिन वो सूरज ढलने से पहले वापस आ जाता था। देन ही वुड लाई ऑन हिज कॉट, फिर वो अपनी कॉट पे, अपने बेड पे, अपनी चारपाई पे लेट जाता था। स्मोकिंग हिज हुक्का, अपना हुक्का पीता था। एंड वॉचिंग विद लाइवली इंटरेस्ट, और बड़े लाइवली एक्टिव इंटरेस्ट के साथ, बड़ी दिलचस्पी के साथ, द एंटिक्स ऑफ द स्पैरो फैमिली, जो स्पैरो फैमिली थी, चिड़िया का परिवार था, उसके एंटिक्स को, उसके करतबों को, उनकी शरारतों को वो देखता था, ये कैसे करते हैं।
द टू लिटिल वंस हैड नाउ ग्रोन, और दो जो छोटे छोटे जो बच्चे थे वो अब ग्रो कर गए थे, अब बड़े हो गए थे, इनटू फाइन यंग बर्ड्स, अच्छे युवा पक्षी बन गए थे। एंड ही कॉल्ड देम नूरू एंड बुंदू, और उसने उनके नाम नूरू बुंदू रख दिए आफ्टर हिज लॉस्ट सन्स, अपने खोए हुए बेटों के नाम पे। तो उसके बेटों के नाम नूरू और बुंदू थे, जो कि उसको छोड़ के चले गए थे उसकी मार से तंग आके। तो उसने जो चिड़िया के बच्चे थे उनके नाम, अपने बच्चों के नाम वाले नाम ही रख दिए उनके भी, नूरू और बुंदू। whom he had not seen for several years, और जिनको कि अपने बेटों को उसने कई सालों से देखा नहीं था। द फोर स्पैरोज वर इज ओनली फ्रेंड्स, और ये जो चार चिड़ियाँ थी यही उसकी सिर्फ दोस्त थी इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। हिज नेबर्स वर स्टिल फ्राइटेंड ऑफ हिम, उसके जो नेबर्स थे, पड़ोसी थे, वो अब भी उससे डरते थे। एंड रिगार्डेड इज रीसेंट पीसफुल बिहेवियर, और जो उसका रीसेंट पीसफुल बिहेवियर था, पिछले कुछ समय से जो शांतिपूर्ण उसका जो बिहेवियर था, तौर तरीका था, तो वो उसको ऐसे रिगार्ड करते थे, ऐसे देखते थे विद सस्पिशन के साथ, शक की निगाह से देखते थे। दे वर जेन्युइनली एस्टोनिश्ड, और वो जेन्युइनली रियली सचमुच में बड़े एस्टोनिश्ड हुए, हैरान हुए, दैट फॉर सम टाइम, की कुछ समय से, नो वन हैड सीन हिम बीटिंग हिज बुलक्स, किसी ने भी उसको, अपने बुलक्स को, अपने बैलों को मारते हुए नहीं देखा था। नत्थू एंड चीड़ू देमसेल्व्स वर हैप्पी, और नत्थू और चीड़ू बैलों के नाम है। सो नत्थू चीड़ू वो भी खुश थे, एंड ग्रेटफुल, और ग्रेटफुल थे, थैंकफुल थे, शुक्रगुजार थे। एंड देयर ब्रूज्ड बॉडीज़, और उनकी जो ब्रूज्ड बॉडीज़ थी, ज़ख्मी जो उनके शरीर थे, हैड ऑलमोस्ट हील्ड, वो लगभग हील हो गए थे, लगभग ज़ख्म भर गए थे। तो वैसे तो उसकी आदत थी अपने बैलों को भी मारने की, तो वो भी बैल भी खुश थे कि काफ़ी देर से मारनी पड़ी, और जो ज़ख्म थे वो धीरे धीरे भरने लगे थे उनके। गांव वाले लोग जो थे वो भी बड़े हैरान थे उसके पीसफुल बिहेवियर को देखे कि किसी के साथ ये लड़ नहीं रहा, ठीक है, और किसी को मार नहीं रहा। और यही वो बता रहा, ये उसकी दिनचर्या रहती थी कि वो जाता था, अपना काम करता था, चुपचाप शाम को आ जाता था, और आके वो चिड़ियों की फैमिली को देखता था कि कैसे वो करतब कर रहे हैं, क्या शरारतें कर रहे हैं, तो उनको देख के खुश होता था। और उसने अपने बच्चों के नाम जो थे वो उनको दे दिए, चिड़ियों के बच्चे को वो नाम दे दिए। तो नूरू और बुंदू उनका नाम रख दिया उसने। वन मानसून इवनिंग, और एक मानसून इवनिंग की, सावन की शाम की बात है, when the sky was overcast with threatening clouds, जो आसमान था वो भरा हुआ था थ्रेटनिंग क्लाउड से, खतरनाक से बादलों से, काफ़ी घने बादल थे। रहीम खान रिटर्न फ्रॉम द फील्ड्स, और जो रहीम खान वापस आया खेतों से, अ लिटल अर्लियर दैन यूजुअल, सो यूजुअल नॉर्मल टाइम से थोड़ा पहले आ गया। ही फाउंड ए ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, उसने एक ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन देखे, बच्चों का झुंड देखा, प्लेइंग इन द रोड, सड़क में खेल रहे थे वो। दे रैन अवे, वो दौड़ गए वहाँ से, एज दे सा हिम, जब उन्होंने उसको देखा, एंड इवन लेफ्ट देयर शूज़ बिहाइंड इन देयर हेस्ट, और यहाँ तक कि अपने शूज़ भी पीछे छोड़ गए अपनी हेस्ट में, जल्दबाजी में, तो अपने जूते भी नहीं उन्होंने पहने। जब देखा रहीम खान को आते हुए तो बच्चे ऐसे ही भागे वहाँ से डर के। इन वेन डिड रहीम खान शाउट, और बेकार में ही रहीम खान ने वो चिल्लाया, वाई आर यू रनिंग अवे, तो वो चिल्ला के उनको कह रहा था कि तुम क्यों दौड़ रहे हो, आई एम नॉट गोइंग टू बीट यू, मैं तुम्हें मारने नहीं लगा। और मीन वाइल, और इस दौरान, इट हैड स्टार्टेड ड्रिजलिंग, और ड्रिजलिंग होनी शुरू हो गई, बूंदाबांदी होनी शुरू हो गई। एंड ही हरिड होमवर्ड्स, वो तेज़ी से घर वापस आ गया, टू टाई अप द बुलक्स, बुलक्स को, बैलों को बांधने के लिए, बिफोर द बिग डाउनपोर केम, इससे पहले कि बिग डाउनपोर आए, ज़्यादा तेज़ बौछार आए, तेज़ बारिश हो, घर चला गया। और बताया कि कैसे बच्चे उससे डरते थे, हालांकि उसका रवैया चेंज हो गया, लेकिन बच्चों का डर ख़त्म नहीं हुआ। तो अभी जब उसको देखा बच्चों ने, तो बच्चे अपने जूते छोड़ के वहाँ से भागे कि कहीं हमें ये पीटे ना, मारे ना। तो हालांकि अब वो थोड़ा बदल चुका था, उसने कहा कि क्यों दौड़ रहे हो, मैं तो क्या तुम्हें कुछ कहने नहीं लगा, लेकिन बच्चों ने कोई बात नहीं सुनी और वो चले गए। और वो बारिश का दिन था और वो जल्दी वापस आ गया, आके उसने बैल बांध दिए। एंट्रिंग इज हट, और अपनी झोंपड़ी में दाखिल होते हुए, रहीम खान लाइटेड द अर्दनवेयर ऑयल लैम्प, सो रहीम खान ने जो अर्दनवेयर मिट्टी का दिया था उसको जलाया। एंड प्लेस सम क्रम्स ऑफ ब्रेड, और कुछ ब्रेड के टुकड़े, रोटी के टुकड़े रख दिए, फॉर द स्पैरोज, स्पैरोज़ के लिए, चिड़ियों के लिए। बिफोर ही प्रिपेयर्ड हिज ओन डिनर, इससे पहले कि वो अपना डिनर प्रिपेयर करे, अपना खाना बनाए, सो उसने जो बचे हुए रोटी थी वो चिड़ियों के लिए रख दी। ओ नूरू वो बुंदू, ही शाउटेड, सो वो चिल्लाया, जो उसने नाम रखे थे नूरू बुंदू, चिड़ियों के बच्चों के, अपने बच्चों के नामों वाले, तो वो उनका नाम लेके चिल्लाया, उनको बुलाने लगा।
बट द स्पैरोज डिड नॉट कम आउट, लेकिन जो स्पैरोज थी, चिड़ियाँ थी, वो बाहर नहीं आई। एंक्शियस टू फाइंड आउट, सो वो बड़ा उत्सुक हुआ ये जानने के लिए कि व्हाट हैड हैपन टू हिज फ्रेंड्स, कि उसके दोस्तों के साथ क्या हुआ है। ही पियर्ड इनटू द नेस्ट, सो उसने झांक के देखा नेस्ट में, घोंसले में। एंड फाउंड द क्वार्टेट स्केयर्ड, और उसने क्वार्टेट मतलब 4 लोगों का ग्रुप, 4 चिड़ियाँ, 2 माता पिता और 2 बच्चे, नूरू बंधु जिनके नाम थे। तो चारों जो थे वो स्केयर्ड थे, डरे हुए थे। एंड सिटिंग हडल्ड अप, और हडल्ड अप सिकुड़ के बैठे हुए थे। विद इन देयर फैदर्स, अपने फैदर्स में, अपने पंखों में अपने शरीर को लपेट के सिकुड़ के वो बैठे थे पक्षी। एट द वेरी स्पॉट, और उस स्पॉट पे, उस जगह पे वेयर द नेस्ट ले, जहाँ पे जो घोंसला पड़ा था, द रूफ वॉज लीकिंग, उस जगह के ऊपर छत में ही उन्होंने अपना घोंसला बनाया हुआ था, और छत के ऊपर जो थी, जो रूफ थी, वो लीक कर रही थी, छत से पानी टपक रहा था। रहीम खान टुक ए लैडर, रहीम खान ने एक सीढ़ी ली। एंड वेंट आउट, और बाहर चला गया। इन द पोरिंग रेन, बहुत तेज़ बारिश में। टू रिपेयर द डैमेज को, जो उसको मरम्मत करने के लिए। उसने देखा कि छत जो थी वो टपक रही थी, उसमें थोड़ा कुछ छेद था, और घोंसले के ऊपर से पानी टपक रहा था। तो हालांकि बड़ी तेज़ बारिश थी, तो वो फिर भी उसको ठीक करने के लिए सीढ़ी लेके बाहर चला गया। बाय द टाइम द जॉब वाज सेटिस्फैक्टरीली डन, और जिस समय तक ये जो जॉब था, काम था, वो सेटिस्फैक्टरीली, संतोषजनक तरीके से हुआ। ही वॉज थोरोली ड्रेंच्ड, वो पूरी तरह से भीग चुका था। एज ही सैट ऑन द कॉट, जब वो कॉट पे बैठा, अपनी चारपाई पे बैठा, रहीम खान स्नीज्ड, और रहीम खान को छींक आई। बट ही डिड नॉट हीड द वार्निंग, लेकिन उसने इस चेतावनी की ओर ध्यान नहीं दिया। एंड वेंट टू स्लीप, वो सोने चला गया, वो सो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही अवोक विद ए हाई फीवर, सो उसको बड़ा तेज़ बुखार से वो उठा। सो उसने चिड़ियों को बचाने के लिए, सो उनकी रक्षा करने के लिए, उनके घोंसले की, तो उसने बाहर जाके तेज़ बारिश में उसकी मुरम्मत की। और उसने बताया कि उसकी वजह से वो बीमार हो गया, और जब उठा अगले दिन तो तेज़ बुखार था उसे। वैन द विलेजर्स डिड नॉट सी हिम, जब गांव वालों ने उसे नहीं देखा, गोइंग टू द फील्ड्स, खेतों में जाते हुए, फॉर सेवरल डेज, कई दिन तक। दे ग्रू एंशियस, तो उनको उत्सुकता हुई। एंड केम टू सी, वो आए देखने व्हाट द मैटर वाज, कि आखिर मामला क्या है। थ्रू ए क्रैक इन द डोर, और दरवाजे में एक जो क्रैक था, जो एक दरार थी। दे सा हिम लाइंग ऑन द कॉट, उन्होंने उसको कॉट पे, बेड पे लेटे हुए देखा। टॉकिंग टू हिमसेल्फ, खुद से ही बात कर रहा था वो। ओ बंधु, ओ नूरू, हु विल फीड यू, वो कह रहा था, ओ बंधु, नीरू, ओ नूरू, तुम्हें कौन फीड करेगा, कौन खिलाएगा, व्हेन आई एम गोन, जब मैं चला जाऊंगा तो। द पीजेंट्स शुक देयर हेड सिंपैथेटिकली, और पीजेंट्स ने, किसानों ने, गांव वालों ने अपना सिर सिंपैथेटिकली, हमदर्दी से हिलाया। और वो कहने लगे, पुअर फेलो, बेचारा। दे सेड, उन्होंने कहा, ही हैज़ गॉन मैड, ये पागल हो गया है। वी विल सेंड फॉर हिज वाइफ, हम इसकी पत्नी को बुलाते हैं, टू लुक आफ्टर हिम, इसको देखभाल करे इसकी आगे। तो यही हुआ, वो बीमार हो गया कई दिन तक, वो उठ नहीं पाया अपने बिस्तर से। और हालांकि गांव वाले तो ज़्यादा कोई ध्यान देते नहीं थे, जब काफ़ी दिन हो गए उसको किसी ने देखा नहीं, तो तब उन्होंने कहा चलो देखते हैं, थोड़ी उत्सुकता हुई। और देखा, वो कह रहा कि बंधु नूरू, तुम्हें कौन खिलाएगा। तो हालांकि गांव वालों को नहीं पता था कि बंधु नूरू वो चिड़ियों को कह रहा है। वो तो सोच रहे थे कि शायद अपने बच्चों, जो बच्चे है ही नहीं, तो उनके बारे में कह रहा है कि तुम्हें कौन खिलाएगा। और उन्हें लगा ये पागल हो गया है, और उन्होंने कहा चलो इसकी पत्नी को बुलाते हैं, वो आके इसकी देखभाल करे। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, वन रहीम खान वाइफ, जब रहीम खान की जो पत्नी थी, एंक्शियस एंड वीपिंग, जो काफ़ी एंक्शियस थी, बेचैन थी, और वीप कर रही थी, रो रही थी, केम विद हर सन्स, अपने बेटों के साथ आई। ए ग्रुप ऑफ नेबर्स कलेक्टेड इन सिंपथी, और जो ग्रुप ऑफ नेबर्स था, पड़ोस के लोगों का जो ग्रुप था, वो सब इकट्ठे हो गए सिंपथी में, हमदर्दी के साथ। द डोर वॉज लॉक्ड फ्रॉम द इनसाइड, दरवाज़ा अंदर से लॉक था, अंदर से बंद था, लॉक्ड था। एंड इन स्पाइट ऑफ लाउड नॉकिंग, और लाउड नॉकिंग के बावजूद, ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाने के बावजूद, नो वन ओपन इट, किसी ने खोला नहीं। वैन दे ब्रोक देयर वे इन, और जब वो उसको तोड़ के अंदर आए दरवाजे को, दे फाउंड द लार्ज एंड गॉन्ट फ्रेम ऑफ रहीम खान, तो उन्होंने जो लार्ज, बड़ा, विशालकाय और गॉन्ट, कमज़ोर पड़ा हुआ जो उसका फ्रेम था, उसका जो शरीर था रहीम खान का, वो देखा। लाइंग इन द ब्रूडिंग साइलेंस ऑफ द रूम, जो कि ब्रूडिंग साइलेंस, शिकायत कर रही हुई शांति में, चुप्पी में, कमरे में वो पड़ा था। तो उसकी लाश पड़ी हुई थी वहाँ पे। ब्रोकन ओनली बाय द फ्लटरिंग ऑफ 4 स्पैरोज, और ये जो
साइलेंस थी, जो चुप्पी थी, वो सिर्फ 4 चिड़ियों की फ्लटरिंग, उनके फड़फड़ाने की आवाज़ से ही टूट रही थी। तो और कुछ नहीं था। वो मृत शरीर पड़ा था, उसकी लाश पड़ी हुई थी कमरे में, तो वो मर चुका था और सिर्फ वही 4 चिड़ियाँ उसके आसपास जो थी वो फड़फड़ा रही थी, वही उसके आसपास मंडरा रही थी। और ऐसे उसका अंत हुआ, रहीम खान का एंड हुआ। तो उसने बताया कि कैसे जो रहीम खान था वो बेसिकली कोई बुरा व्यक्ति नहीं था। तो उसका जो लास्ट पार्ट है उससे हमें पता चलता है कि कैसे उसका मन एक बार फिर दया से जाग उठा, कैसे वो जो पक्षी है उन्हीं में वो अपने बच्चे ढूंढने लगा। तो वो कोई पत्थर दिल आदमी नहीं था। तो यही बताया है कि बेसिकली कैसे कई बार समाज या हमारे पेरेंट्स जाने अनजाने में कुछ ऐसा कर देते हैं जो कि हमें काफ़ी परेशान करता है, और कई बार ऐसा जो व्यक्ति जो बड़ा दयालु है, अच्छा है, वो भी बुरा व्यक्ति बन जाता है, कठोर बन जाता है। और लेकिन वही समय के साथ जो वो कठोरता की परत हालांकि उतर गई उसकी, तो लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। और हालांकि जो एंड में उसके पास कोई नहीं था, उसका परिवार नहीं था, वही चिड़ियाँ ही उसका परिवार थी। तो उन्हीं के पास उसने अपना दम तोड़ा। काफ़ी टचिंग स्टोरी है। इट इज़ अ स्टोरी फुल ऑफ इमोशंस, भावनाओं से बड़ी भरी हुई कहानी है। So this video ends here, and we'll do the question answers of this lesson in the next video. So thank you. Goodbye for now. God bless you all.